हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मोशन। यानी कि क्लास 9th में जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है उसका सबसे पहला चैप्टर आपको पता होना चाहिए कि क्या है मोशन, और आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इसकी पहली क्लास है तो बहुत ध्यान से अटेंटिव होकर के आप सुनिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक जगह पे बैठ गए होंगे, प्रॉपरली एकदम ध्यान से शांति प्लेस पे। ठीक है ना, पेन पेंसिल कॉपी स्केल एंड ऑल सारा कुछ आपने ले लिया होगा ताकि आप अपना प्रॉपर नोट्स बना पाएं और सीख पाएं। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट कॉर्नर्स के इस अच्छे से लाइक चैनल में, आपके प्लेटफॉर्म पे। और अब यहां पर हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर थियरी न्यूमेरिकल दोनों डिस्कस करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस यहां पे होगा, यानी कि कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा और प्रॉपर नोट्स आप इसका बना पाएंगे देखते हुए। ठीक है ना। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चीज़ें यदि ठीक लगती हैं तो। ठीक है ना। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि अपकमिंग वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहेगा और आप चीज़ों को सीखोगे, ग्रो करोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके पार्ट 1 को हम प्रॉपर में डिस्कस करते हैं। तो मेरे भाई जब बात होती है मोशन की, ठीक है ना, तो मोशन की बात होती है तो हमें कई सारी चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, कि मोशन क्या होता है, आपने नाम सुना होगा कि रेस्ट क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे एक एक करके। लेकिन इन दोनों को जानने से पहले एक चीज ये जानना जरूरी होता है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि रेफरेंस क्या पॉइंट क्या होता है, ये जानना जरूरी है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है तो आप बस ऐसे समझो कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है। जैसे मान लीजिए लेट्स से कि ये एक पॉइंट है और ये मान लीजिए पॉइंट ए है। अब मैं कहूँ कि इस पॉइंट से ये जो यहाँ पर आदमी है, मान लीजिए कोई इंसान है, तो मैं कहूँ कि ये आदमी कितनी दूर पे यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो आपसे मैं पूछूं ये आदमी कितनी दूर पे खड़ा है, तो आप कहोगे ना कि पॉइंट ए से ये आदमी अगर देखें तो लेट्स से कि 2 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है। तो आपने इस आदमी की जो डिस्टेंस मेजर की है वो किसी ना किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजर किया है ना। तो यहाँ ये जो पॉइंट ए है वही हमारा रेफरेंस पॉइंट काम करेगा। एक बात सच बताऊं तो रेफरेंस पॉइंट को एक तरीके से आप बोल सकते हो फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोल सकते हो? फिक्स पॉइंट बोल सकते हो। जैसे आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा तो कोऑर्डिनेट में आपको पता होगा ये एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव, ये होता है एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये होता है वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये होता है वाई डैश यानी कि नेगेटिव। तो आपको पता होगा ये जो सेंटर पॉइंट यहाँ आपको बीच में दिख रहा है ये क्या होता है? ये ओरिजिन होता है ना। मतलब यहीं से चाहे राइट में, चाहे लेफ्ट में, चाहे टॉप या फिर बॉटम, कोई भी डिस्टेंस अगर आप मेजर करते हो तो इसी पॉइंट यानी ओरिजिन पॉइंट उसे ही आप मेजर करते हो। तो जैसे ये ओरिजिन पॉइंट है वो एक फिक्स पॉइंट है और इसी फिक्स पॉइंट को या इसी ओरिजिन पॉइंट को आप एक तरीके से नाम दे सकते हो। क्या? रेफरेंस पॉइंट का नाम दे सकते हो। किसका नाम दे सकते हो? रेफरेंस पॉइंट का। तो बस यही है बेसिकली रेफरेंस पॉइंट, जो मैंने ब्रीफली आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ, मैं कुछ और चीजें समझाता हूँ ग्राफ की हेल्प से, एक पिक्चर की हेल्प से। ठीक है ना। बड़ा प्यारा ही पिक्चर, आप ध्यान से देखिएगा आपको बड़ा मजा आएगा। सबसे पहला पिक्चर आपको देखिए, दोनों ही बड़ा अच्छा है। एक तो ये मोटू एंड पतलू, आपने सुना होगा, ये सीरियल आता होगा। ठीक है ना, कभी पहले आपने क्या पता देखा हो। ठीक है ना। ये दोनों स्कूटी से ना कहीं जाना चाह रहे हैं, स्कूटर लिए हैं, ये कहीं जाना चाह रहे हैं। कहाँ जाना चाह रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, मोटू है तो उसको समोसे बहुत पसंद है तो वो समोसे खाने जाना चाहता है। तो मान लीजिए वो इस प्लेस पर है अभी और उसको पहुंचना है यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ लेकर के यहाँ तक इसको जाना है, तभी तो समोसा मिलेगा ना। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि समोसा कितनी दूर है, तो आप रेफरेंस पॉइंट इसी को तो मानोगे। मान लीजिए ये पॉइंट पी है तो दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट पी जो कि फिक्स है। अब यहाँ से समोसा कितनी दूर है तो आप उसको मेजर करके बोलोगे कि सर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर समोसा रखा हुआ है। मतलब मोटू जा सकता है इस समोसे के पास यहाँ से 1 किलोमीटर चलने के बाद। तो ये जो पॉइंट पी है जहाँ से मोटू को जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, वही फिक्स पॉइंट क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट होगा। बाकी तो ये टारगेट है मोटू का। क्लियर माई पॉइंट? आपका भी कुछ ना कुछ टारगेट होगा। वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि फिलहाल आपका क्या टारगेट है। क्लियर माइंड पॉइंट? चलिए एक बात और समझेंगे हम लोग। ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ में मैं अगर बात कहूं तो ये एक पेड़ है। ठीक है ना, इट्स अ ट्री। इस ट्री को मैंने रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट कर रखा है। जैसे मान लीजिए ये कैंडिडेट ए है, एक पर्सन है जिसका नाम ए है, ये मान लीजिए एक पर्सन जिसका नाम बी है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए कितनी दूर पे खड़ा है या बी कितनी दूर पे खड़ा है, तो आप पूछेंगे ना मुझसे कि सर ए कितनी दूर पे खड़ा है या बी कितनी दूर पे खड़ा है। ये जो आप पूछ रहे हो वो मैं कहाँ से मेजर करके बताऊं? व्हाट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी आर सपोज टू मेजर?
किस जगह से मैं इसको मेजर करना शुरू करूँ? तो द फिक्स पॉइंट यू कंसीडर, द मेन पॉइंट यू कंसीडर, जहाँ से आप इसको मेजर करोगे वही रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो सवाल मैं शायद ऐसे आपसे पूछना चाहूँगा कि बताओ इस पेड़ से ये वाला आदमी और ये वाला आदमी कितनी-कितनी दूरी पे खड़े हुए हैं? तो हमने ये मान लिया कि इस पेड़ को अगर रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, फिक्स पॉइंट माने, तो यहाँ से एक पर्सन की दूरी जो है, डिस्टेंस ऑफ पर्सन ए, ये कुछ इतना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और डिस्टेंस ऑफ पर्सन बी, यानी ये बी पर्सन है, तो वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो डिस्टेंस ऑफ पर्सन बी होगा। उम्मीद है कि आप समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो यहाँ जो ये पेड़ है ये रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा। किसका काम करेगा? रेफरेंस पॉइंट का। चलिए, उम्मीद है ये बात भी क्लियर हुई। तो अब इसकी थ्योरी नोट कर लिया जाए और थोड़ा समझ लिया जाए। तो मैं पॉइंट वाइज यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। आप देखो, इसमें मैंने मेंशन किया है कि रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट, जिसे आप कह सकते हो लोकेशन या ऑब्जेक्ट, मतलब आप फिक्स पॉइंट मानो या फिर कोई लोकेशन मानो जैसे यहाँ पे था, या कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे पेड़ है, आप दोनों में से कुछ भी मान सकते हो। तो रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का, जैसे ये था या फिर ये समोसा था, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन या फिर मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट को यूज करते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो इसको एक दो बार आप अच्छे से बोल भी लीजिएगा और कॉपी पे प्रॉपर लिख लीजिए कि रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। क्लियर माय पॉइंट? यही होता है रेफरेंस पॉइंट। बहुत अच्छे से समझिएगा, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आप टाइमली ना नोट कर पाए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर नोट करिएगा, फिर ऑन करिएगा और फिर कंटिन्यू करिएगा। बात मेरी समझ में आई ना? क्योंकि मैं नहीं रुक सकता ना, मुझे टाइमली इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी भी ना हो और आप अच्छे से समझ में भी जाए। क्लियर माय पॉइंट? तो अब मैं बिना देरी के आगे बढ़ता हूँ। बढ़िया है, ठीक है। चलो, तो अगला अब क्वेश्चन ये आता है कि सर रेस्ट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट तो आपने सीख लिया, अब सवाल आता है कि व्हाट इज रेस्ट। तो रेस्ट इज नथिंग बट अ सिचुएशन। एक सिचुएशन, एक पोजीशन है, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन है। तो जैसे आप कहते हो ना कि भाई मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, भाई ये बॉडी जो है अभी इन रेस्ट में है। तो ऐसे लोगों को बात करते हुए आपने सुना होगा। जैसे आप क्या कर लो कि एक पिक्चर के साथ में समझाता हूँ। जैसे इस पिक्चर को देखो ध्यान से, ये एक टेबल पे बॉटल रखा हुआ है, यहाँ पे ग्लास रखा हुआ, कुछ और ऑब्जेक्ट सामान यहाँ पे रखे हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ ये देखो एक मकान है, एक घर है, ये रखा हुआ है ऑलरेडी। रखा क्या है, वो वहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना। ये एक पेड़ है। आपने कभी इन चीजों को चलते हुए देखा? कभी पेड़ को चलते हुए देखा है? नहीं। घर को कभी चलते हुए देखा है? नहीं। मतलब वो जहाँ है वहीं रहेगा, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना, फिक्स रहेगा। अच्छा, मान लीजिए कि ये आप हो, आपकी ये पिक्चर है, ठीक है ना, जस्ट जोक्स अपार्ट, ठीक है ना, डोंट टेक इट सीरियसली। तो मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आपका पोजीशन ए है। अब बताओ, इस जगह से खड़े होके इस बॉटल को देखो, इसी जगह से खड़े होके इस घर को देखो, मकान को देखो, बिल्डिंग को देखो। तो चाहे आज देखो, चाहे कल देखो, चाहे 1 घंटे बाद देखो, चाहे 1 घंटे पहले की मैं बात करूँ, आपने देखा अगर इस बॉटल को या इस मकान को, तो ये जहाँ था वहीं है और वहीं ही रहेगा। मतलब ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो देखो, यानी कि इसके ऊपर दो चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। किसका? टाइम का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना? और किसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है? फिक्स पॉइंट के, ठीक है ना? मतलब अगर टाइम के रिस्पेक्ट में मैं देखूँ तो बॉटल अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, और इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूँ तो भी बॉटल अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है, इफ देयर इज़ एनी बॉडी व्हिच इज़ नॉट चेंजिंग इट्स प्लेस, मतलब अपना प्लेस चेंज ना करे, नॉट चेंजिंग इट्स प्लेस, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, तो आप बोल सकते हो कि बॉडी किस सिचुएशन में है? रेस्ट में है। इसको मैं नोट्स की फॉर्मेट में आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, इसको देख के आप समझ भी पाओगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। क्या लिखा है? जो मैंने बोला वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इट इज रिटन ओवर हियर कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम and with respect to a fixed point, then body is said to be in rest, ठीक है ना। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती है समय के अनुसार और किसी फिक्स पॉइंट के अनुसार, तो समझ जाइए कि वो बॉडी रेस्ट में है। यही रेस्ट का डेफिनेशन होगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ गए ना। जैसे आप देखिए, अगर आप जहाँ पर भी होंगे, आपके घर के अगल बगल कोई अगर पेड़ है या कोई दूसरा मकान है, तो आप देखिए जाकर के बाहर, वो जो पेड़ था या जो मकान था, वो कल भी था, आज भी है और शायद आगे भी रहेगा अगर उसको डिस्टर्ब ना किया जाए तो।
मतलब जहाँ था वहीं रहेगा, वो प्लेस अपना चेंज नहीं कर रहा है, 2 घंटा पहले भी वहीं था, 2 घंटा बाद भी वहीं रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन को रेस्ट बोला जाता है। ठीक है ना? कि वो बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन में, तो आप बोल सकते हो कि आपके घर के अगल-बगल कोई पेड़ है तो वो रेस्ट में है, कोई मकान है तो वो रेस्ट में है, ठीक है ना? अगर आप भी खुद एक जगह पे बैठे हुए हो, मूवमेंट नहीं कर रहे हो, टाइम और फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप चेंज नहीं कर रहे हो अपनी पोजीशन को, तो समझ जाइए कि आप भी रेस्ट में हैं। क्लियर मेक पॉइंट? यही है रेस्ट। अब चलते हैं, अगला हेडिंग हमारा जो होगा समझने वाला वो है मोशन। क्या है? मोशन। तो जैसे रेस्ट है, अब समझेंगे कि मोशन क्या होता है। बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। सिंपल क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, दोनों बातें ध्यान रखना, टाइम और फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज करती जाए, ठीक है ना, तो समझ जाओ कि वहां पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि कोई देर इज ए बॉय ओवर हियर, मान लीजिए एक लड़का यहाँ पर है और ये एक रोड पर, ऐसे एक रोड से मान लीजिए यहाँ से कोई गाड़ी जा रही है, कोई व्हीकल जा रही है और इसको ये देख रहा है, तो जहां वो खड़ा है, जहां से वो देख रहा है, वो उसके लिए फिक्स पॉइंट हो गया, है कि नहीं? तो अब इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब इस गाड़ी को देख रहा है, जो गाड़ी चल रही है, तो थोड़ी देर पहले ये गाड़ी यहाँ रही होगी, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी और इस तरीके से आगे चली जाएगी, हाँ या ना? तो टाइम के रिस्पेक्ट में और फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये व्हीकल जो इस रोड पे चल रहा होगा वो कंटिन्यूसली अपने प्लेस को चेंज कर रहा है कि नहीं चल रहा है? कभी यहाँ था, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ, और इस तरीके से आगे चला जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं, इफ देर इज एनी बॉडी which is changing its position with respect to time and with respect to fixed point, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। क्यों भाई, इतना समझ में आया? आप पिक्चर से देखिए, जैसे ये देखिए मोटू पतलू हैं, ये गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना? अब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो गाड़ी अगर चल रही होगी तो वो टाइम के अकॉर्डिंग वो अपने प्लेस को चेंज कर रहे हैं, वो एक जगह पे रुकी तो होगी नहीं, वो कंटिन्यूअसली मूव करती रही होगी, ठीक है ना? तो ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि ये मोशन में है, ठीक है ना? इन बच्चों को देखिए, ये बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है ना? तो जब ये खेल रहे हैं तो यानी कि ये दौड़ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, और दौड़ रहे हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में, प्लेस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इनका पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। ये यहाँ पे बटरफ्लाई है, ये कॉन्टिन्यूसली उड़ रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, यही दो बात ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, ये सारे एग्जाम्पल्स जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये अपने पोजिशंस को चेंज कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली अपने प्लेस को चेंज कर रहे हैं, और इसीलिए हम इनको बोल रहे हैं कि ये सारे ऑब्जेक्ट किसमें हैं, मोशन में है। क्लियर में पॉइंट? तो अब इसका डेफिनेशन देखिए क्या होगा, इफ देर इज अ बॉडी, यानी कि इफ अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजिशन with respect to time and with respect to a fixed point, then body is said to be in motion। बात समझ में आ गया ना? जो मैंने समझाया ना वही सेम यहाँ पे लिखा है, मैंने अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे चीज़ों को लिख रखा है, आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं रखूंगा यहाँ पे, ठीक है ना? आप अच्छे से समझिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और फुल मार्क्स आपको मिलेगा, ये मेरी श्योरिटी है, अगर इस तरीके से समझ के आप नोट्स बनाएं और एग्जाम में लिखते हैं तो, ठीक है ना? तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। बढ़िया समझ में आ गया ना? तो कोई गाड़ी चल रही है, आप साइकिल चला रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो और दौड़ रहे हो, ठीक है ना? तो ये सारे एग्जाम्पल मोशन वाले आएंगे। क्लियर माई पॉइंट? और अगर कोई चीज़ एक ही जगह पे रखी हुई है, जैसे टेबल पे आपने रख दिया है, बॉटल रख दिया है, ठीक है ना, या बेंच पर आपने अपना बैग रख दिया है, ठीक है ना, या कहीं कोई और सामान रखा हुआ है जो अपने प्लेस को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो समझ जाइए वो रेस्ट में है। क्लियर? यहाँ तक कंक्लूजन क्लियर? चलिए सर, अब हम लोग देखते हैं, ये तो समझ में आ गया कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। अब ये जानना होगा कि मोशन कितने टाइप का होता है, क्या कैटेगरी है मोशन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ मोशन। वैसे तो मेरे भाई मोशन को बहुत सारी कैटेगरी में आप कैटेगराइज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एंगल या पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? लेकिन मेनली क्लास 9th के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, क्लास 9th के एंगल से बात करें और सीबीएसई बोर्ड यानी एनसीईआरटी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, तो मोशन को ना मेनली 6 कैटेगरी में आप कैटेगराइज कर सकते हो। किसी किसी बुक में ये 6 का नाम नहीं दिया होता है, कुछ ही लोगों का नाम उसमें दिया रहता है, ठीक है ना, कुछ ही पॉइंट्स का नाम वहाँ पे रहेगा, और किसी किसी में तो नाम ही नहीं दिया है, डायरेक्ट उसको लाइक एग्जाम्पल में या फिर न्यूमेरिकल में डिस्कस करता है, तो वो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए मैं सारा
कंपाइल करके रख रखा हूँ और पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो आप बढ़िया से पढ़िएगा, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं ऐड करूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो बढ़िया से पढ़िएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, उम्मीद है कि आप लिख रहे होंगे। क्लियर में पॉइंट। तो टाइप ऑफ मोशन में 6 टाइप के मोशन है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप एक एक करके देखो। सबसे पहले वाले मोशन का नाम है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है कर्विलिनियर मोशन, तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन, चौथा है वाइब्रेटरी मोशन, पांचवा है रोटेटरी मोशन और छठवां है आपका मल्टीपल मोशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, जिनमें अगर देखा जाए तो ये दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में कई लोगों को तो कन्फ्यूजन भी रहता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, और रोटेटरी मोशन भी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सब आसान है, आराम से आप कर लोगे। क्लियर में पॉइंट। वैसे आसान ये भी है, डाउट में आप मत आइएगा। समझ में आया ना बात। चलो, तो अब एक एक करके हम लोग इन छो के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझते चलिएगा। क्लियर में पॉइंट। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्लास अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। इसको जरूर करिएगा, ये हमारे लिए मोटिवेशन होगा, डेफिनेटली मोटिवेशन होगा। जैसे आपको अच्छे कंटेंट की नीड होती है, वैसे हमें ये नीड होती है, ठीक है ना। हमारे लिए ये मोटिवेशन होता है, यही एक तरीके से समझो हमारी फीस होती है, ठीक है ना। तो यू कैन डू दैट वन, आपकी चॉइस है। यदि आप अपना ग्रेटिट्यूड समझते हो कि एक्सप्रेस करना चाहिए तो प्लीज़ डू इट। बाकी हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होता है सर रेक्टिलिनियर मोशन? पहले मैं समझाऊंगा, फिर आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में मूव करे, इफ देर इज एनी ऑब्जेक्ट फॉलोइंग अ स्ट्रेट पाथ व्हाइल मोशन, मतलब चलते समय अगर वो केवल स्ट्रेट पाथ चल रही है ना, तो समझ जाइए कि वहाँ कैसा मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है। मतलब रेक्टिलिनियर मोशन के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, वो क्या है कि मोशन स्ट्रेट पाथ में होना चाहिए, कहीं बेंड नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा, ठीक है ना। स्ट्रेट पाथ अगर होगा तो वो रेक्टिलिनियर मोशन की कैटेगरी में आ जाएगा। बस एक बात याद रखना, खत्म हो गया, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो मैं आपको इसका पिक्चर और एक डायग्राम, पिक्चर यानी कि डायग्राम के साथ साथ इसकी थ्योरी दोनों दिखाता हूँ। जैसे ये पिक्चर पहले देखो, मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है ना। अब इस बॉल को आपने हिट किया और ये बॉल सीधे आगे की तरफ जा रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है ना, जा रही है, इधर ही जा रही है। तो ये कैसा मोशन हो जाएगा, ये मोशन रेक्टिलिनियर की कैटेगरी में आएगा। क्लियर में पॉइंट। वैसे इस बॉल में और भी मोशन आ सकता है, लेकिन मैं अभी उनके बारे में नहीं डिस्कस करूंगा। अभी मैं बस केवल इतना बता रहा हूँ कि अगर ये बॉल सीधे अगर जाती है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, तो हम यही बोलेंगे कि बॉल इज हैविंग रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर में पॉइंट। डेफिनेशन देखते हैं क्या होगा। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन किया, आप इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए अच्छी तरीके से, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। रेक्टिलिनियर मोशन which is also known as linear motion, इसे linear motion भी बोला जाता है, refers to the movement of an object along a straight line। जो मैंने भी बताया ना straight path, वही चीज यहाँ पे लिखा है, along a straight line। This means the object trajectory is a straight path without any curve or change in the direction। मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट में किसी भी तरीके से कर्व नहीं बनेगा या फिर डायरेक्शन का चेंज नहीं होगा। ये विशेष लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक हाईलाइटेड पॉइंट ये है स्ट्रेट लाइन, और एक ये जो मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया। क्लियर में पॉइंट, अपनी कॉपी में मेंशन करिएगा। इसका एग्जांपल अगर कोई पूछे तो एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन इंक्लूड अ ट्रेन मूविंग इन अ स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है ना। जब एक ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक में चलती है, या फिर एक बॉल अगर स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, ठीक है ना, या फिर एक कार, व्हीकल, कोई भी चीज जो स्ट्रेट पाथ चलेगी तो वो रेक्टिलिनियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल तो आप खुद से बना सकते हो, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो रेक्टिलिनियर मोशन खत्म। अब हमारा अगला टॉपिक है कर्विलिनियर मोशन, ठीक है ना। क्या होता है कर्विलिनियर मोशन? बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल, एक ही लाइन में समझिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ को फॉलो करता है वाइल मोशन, मोशन के टाइम पे, तो समझ जाइए वही कर्विलिनियर है। डेफिनेशन क्या निकल के आएगा, कर्विलिनियर मोशन इज अ काइंड ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट फॉलो अ कर्व पाथ। बात खत्म, इतने आप बोल दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। बात समझ में आना। जैसे मान लीजिए आपने एक बॉल लिया, बॉल को फेंका, तो जब बॉल ऊपर ऐसे फेंकोगे तो वो घूमते घूमते ऐसे ऐसे आएगा ना, और ऐसे नीचे गिरेगा, ठीक है ना। बॉल तो कुछ ऐसे ही जाएगा ना। तो इस तरीके के मोशन को कैसे मोशन में हम कंसीडर करेंगे, कर्व वाले मोशन में, और कर्व वाले मोशन को ही हम कर्विलिनियर बोलते हैं, ठीक है ना। चाहे वो बॉल नॉर्मल बॉल हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो। एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए यहाँ पे वॉलीबॉल का एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ है कि ये बॉल जो आपको दिख रही है, इस बॉल को इधर से फेंका गया। अब ये बॉल ऐसे ऐसे आई है और ऐसे ऐसे आते हुए फिर यहाँ पे जंप करिए, तो आप इसके पाथ को ऑब्जर्व करो, तो इसका पाथ कैसा है,
इसका एक कर्व पाथ फॉलो हो रहा है, तो ये इसीलिए ये कर्वीलिनियर मोशन की कैटेगरी में आ जाएगा। डेफिनेशन क्या निकल के आएगा, कर्वीलिनियर मोशन इज अ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ कर्व पाथ। बात खत्म, एक ही लाइन में क्लियर है, ठीक है ना। अ किक्ड बॉल इज द एग्जांपल फॉर दिस वन। एग्जांपल जरूर लिखिएगा, अगर एग्जाम में आता है तो एग्जांपल लिखिएगा। और इसके लिए डायग्राम आप क्या बनाओगे, इसके लिए सिंपल सा ऐसे डायग्राम बनाइएगा, ठीक है ना। एक कर्व बना के और ऐसे लिख दीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि कर्व पाथ लिख दीजिएगा, ठीक है ना। कर्व पाथ नीचे बता दीजिएगा ये कर्वीलिनियर है, क्योंकि ये डायग्राम तो बनाना मुश्किल हो जाएगा ना, टाइम टेकिंग हो जाएगा। बाकी इस रेक्टिलिनियर में आप चाहो तो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ये लिख देना, और यहाँ पे ऊपर लिख देना स्ट्रेट पाथ, ठीक है ना। स्ट्रेट पाथ पूरा फुल फॉर्म में ऐसे नोट कर देना, तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा ब्रीफ में। बात समझ में आया ना। चलिए, तो अब थर्ड देखते हैं हम लोग क्या है हमारा। रेक्टिलिनियर हो गया, कर्वीलिनियर हो गया। थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल नहीं, हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो है वाइब्रेटरी मोशन। तो क्या होता है वाइब्रेटरी मोशन मेरे भाई, यहाँ थोड़ा कॉन्शियस होकर सुनिएगा मेरी बात, बहुत ज़्यादा ध्यान से, गलती मत करिएगा, ठीक है ना। आप वाइब्रेटरी मोशन मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसको बोला जाता है टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, बेसिकली ये इसका नाम होता है, ठीक है ना। अच्छा, टू एंड फ्रो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक स्केल लिया, ठीक है ना, एक स्केल लिया, और इस स्केल के इस वाले हिस्से को हाथ से ऐसे दबा लो, और किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे जैसे बेंच पे या कहीं टेबल पे रखो, और यहाँ पे हाथ से ऐसे दबा के इसको स्टिंग करिए, ठीक है, जैसे इसकी स्टिंग को दबाया जाता है। तो आप देखो स्केल एक बार ऊपर मूव करेगा, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, कुछ ऐसे मूव करेगा, हाँ या ना। गिटार आपने देखा है, गिटार या सितार के बारे में सुना है, तो गिटार के स्टिक जो वहाँ पे धागे लगे होते हैं, जो उसके तार होते हैं, उस पर हिट किया जाता है, तो वो वाइब्रेट करता है कि नहीं करता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव करता है। उसी को वो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे मूव करती है, ठीक है ना, टॉप बॉटम या फिर आगे पीछे ऐसे कह सकते हो, तो उसी को टू एंड फ्रो मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टू एंड फ्रो मोशन कहा जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर ये टू एंड फ्रो मोशन रैपिडली हो रही है, ठीक है ना, कैसे, रैपिडली, तो वो रिलेट कर जाएगा वाइब्रेटरी मोशन से, ठीक है ना। तो इसी से डेफिनेशन निकल के आता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू अ टू एंड फ्रो मोशन रैपिडली, मतलब रैपिडली टू एंड फ्रो मोशन अगर होगा, तो वो ऑब्जेक्ट के पास कैसा मोशन हो जाएगा, वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगा। बात समझ में आया ना। तो याद रखिएगा ये बात। अब इसके लिए एक डायग्राम, और हम लोग देखेंगे एक बढ़िया से इसका डेफिनेशन। डायग्राम सबसे अच्छा होता है ट्यूनिंग फॉर्क। ये देखिए, आपने देखा होगा ना ट्यूनिंग फॉर्क। इस ट्यूनिंग फॉर्क को आप देखिए, ये पहले भी आप देख चुके होंगे क्लास 8 में, अभी भी आप देख रहे हो। इसको अगर हिट करेगा कोई, इसको अगर लाइक फोर्स अप्लाई करके छोड़ता है, तो आप देखोगे ये वाइब्रेट करता है, यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर रखा है, तो इसका नाम होता है ट्यूनिंग फॉर्क। इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है ना। इसके अलावा गिटार सितार भी एग्जाम्पल में इसके नोट कर सकते हो। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन सिंपल जो मैंने बताया वही यहाँ पे मेंशन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो रैपिडली, ठीक है ना, मूव से टू एंड फ्रो रैपिडली, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है एंड दैट टू रैपिडली अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टू एंड फ्रो मोशन करता है तो रैपिडली, तो उसे हम बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। आप और सिंपल में भी डेफिनेशन लिख सकते हो, लाइक ऐसे लिख सकते हो कि रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन, ये भी लिख सकते हो। एग्जांपल में आपके सामने है ट्यूनिंग फॉर्क एक्सेट्रा, बाकी आप चाहो तो गिटार सितार ये सब भी लिख सकते हो, ठीक है ना। उम्मीद है ये बात भी क्लियर हो गया होगा कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, ठीक है ना भाई। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वाइब्रेटरी मोशन से डायरेक्टली रिलेट करता है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस उसमें होता है, एक पॉइंट पे देखा जाए तो वो दोनों लगभग सेम भी हो जाते हैं, ठीक है ना, सम टाइम। और कुछ लोगों को लगता है कि वो सेम है। मैं किसी और की नहीं बल्कि ऑसिलेटरी मोशन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, ऑसिलेटरी मोशन की। आपको बता दें ऑसिलेटरी मोशन में भी सेम वही पॉइंट हम ऐड करेंगे कि टू एंड फ्रो मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, टू एंड फ्रो मोशन, यानी आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे, इसी तरीके का मूवमेंट यहाँ पर भी मिलेगा ऑसिलेटरी मोशन में। अगर डेफिनेशन आपको कहें तो ऑसिलेटरी मोशन का डेफिनेशन होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलो टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। विशेष ध्यान बस ये रखना है कि ऑसिलेटरी मोशन में रैपिड टू एंड फ्रो मोशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये नॉर्मल की तरह से होता है, जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ये पेंडुलम का एक पिक्चर मैंने ले रखा है यहाँ पे, देखो ये एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जिसको बोल सकते हो। अब यहाँ से एक धागे में एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ बांध दिया, एक बॉल है, और फिर इसको इधर ले जाकर के और यहाँ से छोड़ा, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा।
इस तरीके से मूव करेगा। मतलब कैसा मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन ही तो हो रहा है। तो क्या ये फास्ट होगा? नो नो, इट विल नॉट बी मच मोर फास्ट नहीं होगा, ठीक है ना। ये स्लो होगा कंपेरेटिव टू वाइब्रेटरी, ठीक है ना। वाइब्रेटरी में कुछ ज़्यादा ही रैपिड होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन की तरह होगा, जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके के स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ऑसिलेटरी मोशन किस तरीके से चलेगा। अगर कोई आपसे वाइब्रेटरी मोशन पूछे तो आप बोलिएगा रैपिड टू एंड फ्रो, और अगर कोई ऑसिलेटरी मोशन पूछे तो आप सिंपल बोलिएगा टू एंड फ्रो मोशन। कोई पूछे डिफरेंस क्या होता है तो आप बताइएगा कि दे आर ऑलमोस्ट गोइंग टू बी सेम समवेयर। किसी एक पॉइंट पर देखा जाए तो अगर हम चेक करें तो वो ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। लेकिन अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो आप बस इतना समझिए कि वाइब्रेटरी में रैपिड टू एंड फ्रो होगा और ऑसिलेटरी में इट विल बी नॉर्मल, इट विल नॉट बी रैपिड। क्लियर माई पॉइंट? तो ये ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन क्या निकल के आया कि ऑसिलेटरी मोशन इज डिफाइंड as the to and fro motion is defined as the to and fro motion of an object from its mean position। अब देखो डेफिनेशन लगभग इसका ऑसिलेटरी का और वाइब्रेटरी का दोनों मैच कर रहा है, सिवाय एक वर्ड के। मैंने वहां पर रैपिडली शब्द देख ले आए थे हम, ठीक है ना। यहाँ पे बस नहीं रखा, यहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। तो ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल में पेंडुलम लीजिएगा, बेस्ट एग्जाम्पल है पेंडुलम का। और स्विंग्स यानी झूला झूला जो होता है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये एक एक्सेप्शनल केस भी हो जाता है, क्योंकि हमने कहा ना कि ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन एक मोमेंट पे जाके सेम हो जाते हैं। इसीलिए किसी किसी बुक में आपको दिखेगा कि पेंडुलम इज द एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन ऑल्सो, ठीक है ना। तो आप घबराइएगा नहीं मेरे भाई, ऐसे केस में दोनों में एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। डिपेंड करता है, लेकिन जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना, पर्टिकुलर होकर के, तब आपको पता चलेगा कि पेंडुलम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द ऑसिलेटरी मोशन, नॉट वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर माय पॉइंट? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला डेफिनेशन देखते हैं क्या होने वाला है। तो अगला हमारा हेडिंग है रोटेटरी मोशन। क्या है? रोटेटरी मोशन। मस्त एग्जाम्पल है यार इसका। अगर रोटेटरी मोशन आपको समझना है तो ये पिक्चर देखो, और ये देखते ही आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। क्यों? समर सीजन में आपको ये अक्सर देखने को मिलता है, पंखा है गनगन 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 घूमता रहता है। क्यों घूमता है ना? तो मैं उसी पंखे की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आप देखो तो ये ऑब्जेक्ट जो है रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, रोटेट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूमता है, ऐसे मूव करता रहता है, तो उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं हम, ठीक है ना। इसमें एक कंडीशन होता है कि इस पंखे के किसी भी पॉइंट को, या फिर कह सकते हो कि ईच पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, पंखे को अगर मैं ऑब्जेक्ट कहूँ तो ईच पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फॉलो अ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। आप पंखा देखिएगा, अगर आपके घर में है तो आप अभी देखिए जा करके तुरंत पंखे को देखोगे तो इसकी जो एंड है, ये ब्लेड है ना, ये तीनों ब्लेड जो हैं इसके एंड से आप देखोगे तो एक सर्कल बन रहा होगा। तुरंत देख के मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या आपको सच में दिख रहा है। यहाँ भी जब घूमते हुए जब आप देखोगे पंखों को तो यहाँ भी सर्कल बनेगा, और अगर आप इमेजिन करोगे मन में तो हर एक जगह से ये सर्कल दिखेगा। और मजे की बात ये है कि सारे के सारे सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा वो एक ही जगह पे होगा, कॉमन होगा, और वही सेंटर पॉइंट होता है कॉन्सेंट्रिक सेंटर। उसी सेंटर को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सेंटर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेंट्रिक सेंटर क्या होता है। और क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सेंटर है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि जितने सर्कल है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो बस जहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ है वहीं पे रोटेटरी मोशन हो गया। आओ डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि रोटेटरी मोशन इज is a kind of motion, कह सकते हो, when an object spin or rotate around a fixed axis। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स एक्सिस या फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट करता है या स्पिन करता है तो उसे रोटेटरी मोशन बोलते हैं। बात समझ में आया ना? इसमें और भी लिखिए, आप समझिए कि इट्स ऑल्सो नोन एज रोटेशनल मोशन। इसे कई बार रोटेशनल मोशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इन दिस each part of the object create a concentric circular path। मतलब इस केस में बॉडी का हर एक पार्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये बात समझिएगा। क्लियर माय पॉइंट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल में आप लिख लीजिएगा कि ये फैन है, इसका एग्जांपल। फैन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस वन। क्लियर माय पॉइंट? चलिए अगला हेडिंग है हमारा मल्टीपल मोशन। क्या है? मल्टीपल मोशन। अगर हम मल्टीपल मोशन की बात करें तो ये क्या होता है? मल्टीपल मोशन एक ऐसा सिचुएशन होता है ना, जिस सिचुएशन पे हम ये कह सकते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट के पास मोर देन वन मोशन अगर हो जाए,
मतलब जैसे यहाँ पंखा केवल घूम रहा है, लेकिन आप सोचिए पंखा घूम रहा है, पंखा रोटेट कर रहा है। अब रोटेट रोटेट करते करते मान लीजिए पंखा यहाँ से टूट गया, तो घूम भी रहा होगा और नीचे गिर भी रहा होगा, ठीक है ना, ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे गिर भी रहा होगा। तो आप देखो पंखा एक तो घूम रहा है मतलब रोटेटरी मोशन, और जब नीचे गिर भी रहा होगा तब उसके पास एक और मोशन होगा जिसे आप रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हो। तो एक ही टाइम पे उस पंखे के पास दो मोशन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना मेरे भाई। एक और एग्जांपल, आप अर्थ के बारे में सोचो। आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे जो है रोटेट भी करती है और अराउंड द सन वो रिवॉल्व भी करती है, ठीक है ना, रोटेट और रिवॉल्व, ठीक है ना। अर्थ रिवॉल्व भी करती है और रोटेट भी करती है, तो मतलब वो खुद में भी घूम अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है और सन के अराउंड भी घूम रही है। तो एक ही टाइम पे अर्थ के पास दो मोशन हो गया ना। क्रिकेट आपने देखा होगा, ठीक है ना, आईपीएल आप देखते होगे, क्रिकेट आप देखते होगे। तो जब आप क्रिकेट की बात करें तो आप इतना सोचो कि जब कोई क्रिकेट देखता है तो क्रिकेट में जो बॉलर होता है वो बॉलर कई तरीके से फेंकता है। स्पिन बॉल का नाम आपने सुना होगा। जब स्पिन बॉल फेंकी जाती है तो एक तो बॉल जब कोई फेंकेगा ना तो वो आगे की तरफ जा भी रही है, ठीक है ना। अब कुछ दूर तक तो बॉल सीधी हो सकती है, उसके बाद ड्यू टू ग्रेविटी वो डाउन जाएगा, तो ये यानी कि स्ट्रेट पाथ भी मिल गया, कर्व पाथ भी मिल गया। और आपको पता है कि बॉल खुद में घूमती भी रहती है अगर कोई स्पिन बॉल फेंक रहा है तो, ठीक है ना। आप बेहतर समझते होंगे इस चीज़ को। तो उस केस में एक और मोशन हो गया। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के पास एक ही टाइम पे कई सारे मोशन हो जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केसेस को ये माना जाता है कि वो मल्टीपल मोशन है। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए एक आपके पास रोलिंग बॉल है, ठीक है ना। अब इस बॉल को आप धक्का मारिए, ठीक है ना, एक स्ट्रेट रोड या लाइन ऐसे है, इस पे आपने क्या किया, पैर से धक्का मारा और ये बॉल ना रोल कर रही है, ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रही है, ठीक है ना। ये इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, रोल करते हुए। तो ये घूम भी रही होगी आपस में अपने आप में, ऐसे टर्न भी हो रही होगी, घूम रही होगी, रोटेटरी हो रही होगी और आगे भी बढ़ रही होगी। तो मतलब एक ही टाइम पे दो मोशन हो गया ना, मतलब खुद में भी रिवॉल्व कर रही है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, ठीक है। तो जब ऐसा सिचुएशन मिलता है तो हम उसे मल्टीपल मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखिए, जैसे वही सेम एग्जाम्पल जो मैंने अभी यहाँ बताया कि रोलिंग बॉल यहाँ पे देखो, तो ये बॉल अपने आप में इस तरीके से भी घूम रही है और आगे भी जा रही है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस बॉल के पास एक ही टाइम पे दो मोशन है कंटिन्यूसली। बाकी अर्थ का एग्जाम्पल तो याद ही है आपको। तो अब इसका डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन है कि मल्टीपल मोशन ऑल्सो नोन एज मिक्स मोशन। मिक्स मोशन मतलब क्योंकि मोर देन वन मोशन होता है इसीलिए। ऑल्सो नोन एज मिक्स मोशन refers to situation where an object exhibit two or more type of motion, मतलब टू और मोर देन टू टाइप ऑफ मोशन अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। तो और वो भी साइमल्टेनियसली, तो ऐसे सिचुएशन में वो मल्टीपल मोशन की कैटेगरी में आ जाता है। एग्जाम्पल देखिए मैंने मेंशन किया है, अर्थ का मोशन हो गया, रोलिंग बॉल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्लियर माई पॉइंट। तो ये एक आपको ओवरव्यू हो गया कि मोशन कितने टाइप का होता है और इसकी कहानी किस तरीके से चलती है, ठीक है ना। उम्मीद है कि इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है ना मेरे भाई। अब आगे बढ़ें, ठीक है, चलो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक आपने देख लिया टाइप ऑफ मोशन क्या है, ठीक है ना, सारी कुछ अच्छे से समझ लिया। आपने समझा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, आपने समझा कि रेस्ट क्या होता है, आपने समझा कि मोशन क्या होता है, फिर आपने समझा कि मोशन कितने टाइप का होता है, जिसमें 6 टाइप ऑफ मोशन देखा, टाइप के नाम बताए आपने, नाम के बाद डेफिनेशन देखा, हर डेफिनेशन के साथ साथ एक सपोर्टिव डायग्राम देखा। मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आप सीख रहे हो। आप चाहो तो आपको कहीं और से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे प्रॉपर नोट भी बना सकते हो और बहुत अच्छे से समझ भी सकते हो, ठीक है ना। इसलिए मैंने मिनिमम डिस्ट्रक्शन वाले प्लेस को चूज किया आपके लिए। मैंने आपको पहले इंस्ट्रक्शन में बताया कि आप अच्छी जगह पे बैठना, कॉपी पेन लेकर के बैठना। ये क्लास सिस्टमेटिक तरीके से चलती है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आगे भी चलती रहेगी। क्लियर माई पॉइंट। और ये सारे अच्छे बच्चों के लिए है जो फालतू के लिए टाइम वेस्ट करने के लिए यूट्यूब पे आते हैं या स्क्रॉल करते हैं कि एक मैसेज आया तो फिर वहाँ से ये क्लास उनके लिए, वो तुरंत यहाँ से भाग जाए। बात समझ रहे हो ना, वो अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे और मेरा भी मोटिवेशन डाउन होगा, ठीक है ना। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मुझे मालूम चलेगा कि ऐसे लोग लाइक टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज फॉर दोज हु आर सीरियस फॉर देमसेल्फ, यानी अपने एग्जाम के लिए सीरियस है, ठीक है ना। फिलहाल अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्लास पसंद आ रही है, तो स्टूडेंट कॉर्नर के इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वैसे ये कहने में मुझे बड़ा मजा आता है, ठीक है ना। पहले मैं भी मजा लेता था कि लोग कैसे बोलते हैं, अब मैं खुद बोल रहा हूँ, है ना। व्हाट डू यू से अबाउट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसके बारे में भी, आपको कैसा लगता है जब मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है ना। वैसे लगे कुछ भी कर देना मेरे भाई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो अब अगला सवाल एक आता है ये कि व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या चीज़ है, ये एक सवाल है, ठीक है ना। तो आपके मन में भी कई बार ऐसा सवाल आया होगा पहले भी और फिर अभी भी आ रहा होगा। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये है, ए पॉइंट ए है, एक आदमी है जो इधर गया और ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस चला, मान लीजिए ये किलोमीटर ले रहा हूँ, 4 मीटर की डिस्टेंस गया, ठीक है ना। इधर गया तो वो मान लीजिए 10 मीटर की दूरी को चला, डिस्टेंस को चला। फिर इधर ये मुड़ जाता है तो ये मान लीजिए कि 1 मीटर की डिस्टेंस को चलता है। फिर ये ऊपर की तरफ मुड़ गया, मानिए कि फिर से ये 10 मीटर की डिस्टेंस को चला और फिर वो फाइनली यहाँ पे पहुँच गया, मान लीजिए पॉइंट बी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से बी तक पहुंचने में उसने कुल कितनी दूरी चली, ठीक है ना, तो अगर आपको ये बताना हो कि टोटल वो कितनी दूरी चला, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग क्या, इस 4 को, इस 10 को, इस 1 को और इस 10 को जोड़ लीजिए। तो 10 10 20 20 4 24 और 1 25, मतलब टोटल 25 मीटर की दूरी उसको चलना पड़ा। बस समझ रहे हो ना मेरी, 25 मीटर की दूरी चलना पड़ा। मतलब एक्चुअल पाथ जो है, जो एक्चुअल रास्ता है चलने का, वही ये कवर किया है 25 मीटर में। लेकिन मेरे पास शॉर्टकट भी तो हो सकता है ना मेरे भाई। शॉर्टकट जैसे आप बोलते हैं ना, आप जीवन में बहुत बार शॉर्टकट लेते भी हैं, ठीक है ना। आप सोचते हैं कि पूरे साल पढ़ाई ना करना पड़े, शॉर्टकट लेते हो और लास्ट नाइट फाइट करते हो, एक रात में पढ़ाई खत्म करके एग्जाम देते हो। मुश्किल होती है, ठीक है ना, शॉर्टकट में दिक्कत है। लेकिन अगर फिजिक्स के लॉजिक के साथ शॉर्टकट लोगे तो दिक्कत भी नहीं है, ठीक है ना। खैर वक्त आएगा तो बताऊंगा, लेकिन पढ़ाई में ये नियम मत लगाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं होता है, यहाँ पूरा मेहनत करिएगा। खैर शॉर्टकट से देखिए याद आया कि अगर ए से बी तक जाना है तो उसके पास एक रास्ता ये है कि ये इस तरीके से यहाँ 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 और फिर इस तरीके से आए और फिर बी पे पहुंच जाए। तो ये रास्ता है। ऐसे केस में उसको टोटल 25 मीटर चलना पड़ेगा, 25 मीटर कवर करना पड़ेगा, जो कि उसका क्या होगा, एक तरीके से देखा जाए तो एक्चुअल पाथ होगा, ठीक है ना। एक्चुअल पाथ होगा, उसको 25 मीटर का जो कवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो ए से बी के बीच में देखो, अगर एक रस्सी बांध के इन दोनों पॉइंट पे और एकदम स्ट्रेट ऐसे खींच दे, तो आप देखो ए और बी के बीच की मिनिमम दूरी निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, मिनिमम दूरी। इसे ही बोला जाता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और ये तब मिलेगा जब ए और बी के बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन खींची जाए, सीधा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इन दोनों पॉइंट पर एक रस्सी बांध के एकदम टाइट कर दो। मेरी बात समझ पाए ना। तो ये दूरी कितनी होगी आप सोच के देखो। आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 4 मीटर है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 मीटर हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक यानी ये वाला जो गैप होगा, ये वाला गैप, ये कितना होगा, अरे इसको देखो ध्यान से, ये इसी के इक्वल होगा ना, क्योंकि ये पैरेलल आते हैं। ये 1 मीटर तो ये भी 1 मीटर हो गया। इसका मतलब ये 4 मीटर और प्लस ये 1 मीटर, मतलब यहाँ से लेके और टोटल यहाँ बी तक की जो दूरी होगी वो 5 मीटर होगी। मतलब एक्चुअल पाथ तो हमको 25 मीटर दिख रहा है, लेकिन मेरे भाई अगर ध्यान दो ना आप, तो शॉर्टेस्ट पाथ जो निकल के आपको मिला सामने मेरे भाई, सरप्राइज हो जाएंगे आप, वो 5 मीटर है, ठीक है ना। मतलब ए से बी तक जाने में अगर देखा जाए तो एक सिचुएशन ये है कि आपको 25 मीटर चलना पड़ रहा है और एक सिचुएशन ये है कि आपको 5 मीटर चलना पड़ रहा है। पर बात ये है कि ये पॉसिबल हर बार नहीं होगा ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे आपका स्कूल है, तो आपका स्कूल सीधे नहीं होगा ना, जरूरी नहीं है कि एकदम सीधा ऐसे हो, ठीक है ना। हो सकता हो आपका घर यहाँ किसी कॉलोनी में है और ये आपका स्कूल है यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपका घर है। अब रास्ता ऐसे हो, फिर ऐसे हो, फिर ऐसे हो, फिर ऐसे हो, और मुड़ मुड़ के फिर आप आराम से जा रहे हो, तो रोड आपके हिसाब से तो नहीं ना होगा। लेकिन सोचने के लिए एक बार दिमाग में सोच सकते हो कि अगर मैं बात करूं कि हमारे घर से हमारे स्कूल की डायरेक्ट डिस्टेंस क्या है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक रूट, बस डायरेक्ट और मिनिमम गैप की बात कर रहा हूं, तो उस केस में आप चेक करोगे तो समवेयर ऐसे ही कुछ निकल के आएगा 5 मीटर। आप बताइए कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, सभी लोग बताइएगा, ठीक है ना। और आप ये भी मुझे बताइए कि वो तो जो एक्चुअल पाथ होगा वो बताइएगा कि रोड कितना दूर है वो बताइएगा। फिर ये भी बताइएगा गेस करके कि अगर एक्चुअल पाथ ना निकाल के हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालें तो वो कितना निकल के आएगा आपके स्कूल का, आपके घर से, ठीक है ना। बताइए, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। फिलहाल अब हम इतना समझ लिए, तो अब एग्जाम्पल और डायग्राम थोड़ा और देखते हैं और इसके डेफिनेशन को चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को आप देखिए। देखिए यहाँ पे एक लड़का है, ये लड़का है, मान लीजिए आप ही हैं, और यहाँ पे आपका घर है, ठीक है ना। यहाँ से आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है ना। तो ये आपका स्कूल है। जस्ट ए मिनट, एक टेक्निकल ग्लिच है, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। ठीक है, आई एम बैक। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। उम्मीद है कि आप कोऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है ना।
तो ये एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए कि वो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि आप हैं और ये आपका घर है, ठीक है ना। अब क्या है, अपने घर से आपको कुछ दूर ऐसे चल के जाना है, ठीक है ना, और कहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है, और ये मान लीजिए आपका स्कूल है, ये डेस्टिनेशन है जहाँ आपको पहुँचना है। तो अब घूम घूम के आओगे, बहुत दूर चलना पड़ेगा, तो ये जो घूम घूम के आ रहे हो ये आपका एक्चुअल पाथ है, इसी को डिस्टेंस बोला जाता है, वो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। लेकिन अगर देखो तो यहाँ आपके घर से और यहाँ आपके स्कूल तक का ये एक शॉर्टेस्ट पाथ दिखाया गया है, शॉर्टकट रास्ता नहीं है, रोड नहीं है यहाँ बीच में, लेकिन आपने इमेजिन किया अपने मन में कि मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर हम ये देखें तो मिनिमम गैप कुछ दिखेगा, वही गैप डिस्प्लेसमेंट होता है। कई बार ये गैप निकालना पड़ता है, आपको दिया नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ एक डायग्राम देखो, इस डायग्राम को हम लेटर ऑन देखेंगे, अभी बस केवल आप इसको देख लीजिए, इसको हम दोबारा समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए खैर देखते हैं कि अब डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। बाकी ये सेकंड वाला डायग्राम मैं अगले स्लाइड में आपको समझाऊंगा जब डिस्प्लेसमेंट समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या है डिस्टेंस का डेफिनेशन एंड ऑल, सारा कुछ मैंने पॉइंट वाइज यहाँ मेंशन कर दिया, जो जो बताया मैंने। क्या जो डिस्टेंस का अगर डेफिनेशन कभी बताना हो तो आप बताइएगा, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। क्या मैंने बोला, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय डी, इसे स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। इसका एसआई यूनिट मीटर होता है, जबकि सीजीएस यूनिट अगर हम बात करें तो वो सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, एसआई यूनिट में एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल्स ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है ना। और सीजीएस में सीजीएस का फुल फॉर्म होता है, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम होता है, और एस मतलब सेकंड होता है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा कि एसआई का दूसरा नाम एमकेएस सिस्टम भी होता है, जिसमें एम का मतलब मीटर, के का मतलब केजी और एस का मतलब सेकंड होता है, ठीक है ना। अच्छा, सिंस डिस्टेंस डिपेंड अपॉन ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ना कि डायरेक्शन, मतलब नॉट ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। और यही वजह है कि हम बोलते हैं कि डिस्टेंस जो है हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अच्छा, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो उम्मीद है कि इतनी सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, यहीं तक डिस्टेंस तक ही सीखेंगे। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट और बाकी सारी चीज़ें सीखेंगे हम लोग हमारी अगली क्लास में, ठीक है ना। तो बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए बहुत ध्यान से, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। अगर कोई क्वेरी आप में से किसी की भी होती है तो वो हमसे ज़रूर पूछें, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्यूशन उसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग कल की डेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।